गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज अपन डिस्कस करेंगे एक अपना क्वेश्चन पेपर जो पुराने पिछले सालों में आया हुआ है, जिसमें अपने थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि एग्ज़ाम में क्या चीज़ आती है। देखो अपने क्या टॉपिक पढ़ा है, उसमें से क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, और अपने एग्ज़ाम में किसी को पास होने का जुगाड़ करना है तो कैसे करना है एग्ज़ाम को। ठीक है, अपने जैसे तुक्के नहीं मारने, अपने को आसान तरीके से पास होने का एक तरीका देखना है। ठीक है, तो अपने इस पेपर के अंदर देखो, ये पिछले साल का एग्ज़ाम है, इसके अंदर कुछ क्वेश्चन आए हैं। तो देखो क्या चीज़ अपन ने पढ़ी है, क्या चीज़ अपनी छूट गई है, उसको अपन डिस्कस करेंगे। बाद में एक स्पेशल क्लास लगाएंगे जिसमें अपन जो रह गए उन टॉपिक के बारे में, या फिर कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसमें कुछ क्वेश्चन है, इस पर अपन डिस्कस करते हैं। देखो इसमें ब्लैंक्स के अंदर एक क्वेश्चन ये पूछा है, देखो क्या क्या चीज़ें आती है इसके अंदर। एक चीज़ देखो, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है, देखो किस चीज़ का पूछा है इसने। द बुक फंजीसाइड इन प्लांट डिजीज कंट्रोल इज रिटन बाय। फंजीसाइड इन प्लांट डिजीज कंट्रोल यानी कि पौधे के रोग नियंत्रण के अंदर फंजीसाइड का उपयोग, मतलब इसका उपयोग करना, इस प्रकार की एक बुक है, किसने लिखी थी। तो इस बुक का नाम, ये जो बुक लिखी थी वो किसने लिखी थी, सबने नाम सुना भी है, वाई.एल. नेने। कौन है? वाई.एल. नेने एंड थापलियाल, ये दो इसके राइटर हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बुक है, इसके बारे में ये जो फंजीसाइड की बुक है ये बहुत शानदार बुक है। इसके अंदर पूरा डिटेल के अंदर जो केमिकल का अपने पैथोलॉजी के अंदर जो ग्रुप चलते हैं वो सारे के सारे इसमें बहुत अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किए हुए हैं। तो वाई.एल. नेने तो जानते ही हो, खेरा डिजीज जिसने पहचाना था, सबसे पहले डिस्कवर किया था। ठीक है, तो अभी इसके अंदर देखो, ये तो आ गया ब्लैंक का, देखो वाई.एल. नेने एंड थापलिया इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये नाम याद कर लेना, हो सकता है दोबारा भी पूछ ले एग्जाम में ये क्वेश्चन। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो इसके अंदर क्या है। व्हाट डिजीज ऑफ पोटैटो इज क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ। एग्जाम्पल पूछा है। अब देखो व्हाट डिजीज पोटैटो के अंदर एक डिजीज होती है, तुम लोगों ने देखा भी होगा। व्हाट डिजीज के अंदर क्या होता है, ऐसे क्रस्ट बन जाती है, मतलब ऐसे घाव जैसे बन जाते हैं आलू के ऊपर। ठीक है, तो ये होता किससे, देखो इसका कोजल ऑर्गेनिज्म है पहले, तो ये चीज़ यहाँ कोई ज़रूरी नहीं है ये क्वेश्चन दोबारा आ जाए। यहाँ पे व्हाट डिजीज ऑफ पोटैटो इज क्लासिकल एग्जाम्पल किसी का पूछ ले कि व्हाट डिजीज ऑफ पोटैटो इज कॉज्ड बाय, किससे होता है ये, सिंकाइट्रियम एंडोबायोटिकम। सिंकाइट्रियम एंडोबायोटिकम ये होती है एक फंगस। क्या होती है ये? फंगस। इसका ग्रुप होता है देखो काइट्रीड्स होती है। ये एक्वाटिक टाइप की फंगस होती है, यानी कि जहाँ पे जलीय अवस्था रहती है, यहाँ पे यानी कि पानी बना रहता है सॉइल के अंदर, उस कंडीशन में ये ज़्यादा पाई जाती है। इस प्रकार के इसमें मोनोफ्लैजिलेट इसके स्पोर होते हैं, इस टाइप के ये जूस स्पोर्स बनते हैं इसके अंदर, ये फंगस होती है। व्हाट डिजीज ऑफ पोटैटो ये होता है देखो दार्जिलिंग हिल। कहाँ होता है? दार्जिलिंग के अंदर होता है। ठीक है, दार्जिलिंग कहाँ होता है? दार्जिलिंग में। तो ये जो क्षेत्र है वहाँ पे ये स्पेसिफिक है, उस क्षेत्र की या साइट की या लोकेशन स्पेसिफिक है, तो ये उसी क्षेत्र के अंदर ज़्यादा पाई जाती है। तो मैंने एक चीज़ लिखवाई थी तुम लोगों को, अपन ने चैप्टर पढ़ा था जब वो प्रिंसिपल पढ़ रहे थे, तो उस टाइम में मैंने डिजीज़ को क्लासिफाइड किया था उसके डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पे। तो डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पे मैंने इसका क्लासिफिकेशन लिखवाया था, उसमें कुछ एग्जाम्पल जैसे कुछ चीज़ें लिखवाई थी, जैसे एपिडेमियोलॉजी पढ़ रहे हैं तो देखो एपिडेमिक होता है, एंडेमिक होता है, पेंडेमिक होता है, स्पोरेडिक होता है। तो ये सब चीज़ें अपन ने पढ़ी थी। तो इसके अंदर देखो ये किस चीज़ का पूछ रहा है, इसके बारे में पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है ये, कि एग्जाम्पल पूछ रहा है कि किस प्रकार का रोग है ये। ठीक है, बाकी एग्जाम्पल ऐसे इसमें कोई एग्जाम्पल में ऐसे तो है नहीं कि ये कोई फंगल डिजीज़ का एग्जाम्पल है, ये नहीं है इसकी कंडीशन, यानी कि लैंग्वेज ये नहीं है इसकी कि ये कोजल ऑर्गेनिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पूछ रहा, ये पूछ रहा है इसके डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पे डिजीज़ का।
तो इसके आधार पे इसका पूछ रहा है। तो ये क्या होता है, क्लासिकल एग्जाम्पल किसका है, एंडेमिक डिजीज़ का। किसका, एंडेमिक। एंडेमिक मतलब कोई एक क्षेत्र विशेष के अंदर कन्फाइंड यानी कि लिमिटेड एरिया के अंदर रहता है, जहाँ पे मतलब क्षेत्र विशेष के अंदर लिमिटेड रहता है, ज़्यादा बाहर वाइल्डली नहीं फैलता और उसी क्षेत्र के अंदर कंटिन्यूस रहती है और एक ही क्रॉप को बार बार डैमेज करती है। तो ऐसी बीमारी को क्या बोलते हैं, एंडेमिक या स्थानिक बीमारी जिसको बोलते हैं। दूसरा अगर इसका एग्जाम्पल पूछे तो क्या किस प्रकार का हो सकता है, अगर एग्जाम्पल पूछे तो ये मोनोसाइक्लिक या पॉलीसाइक्लिक डिजीज़ के बारे में हो सकता है। तो ये मोनोसाइक्लिक डिजीज़ भी होती है। अब उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बेस्ड ऑन मल्टीप्लिकेशन ऑफ इनोकुलम डिजीज आर क्लासिफाइड। गुणन के आधार पे यानी कि उसका जो इनोकुलम होता है, इनोकुलम तो पता ही है कि पैथोजन की पॉपुलेशन मान लो या फिर उसका निवेश द्रव्य या फिर उसके कोई भाग, इनोकुलम के मल्टीप्लिकेशन के आधार पे रोग यानी कि रोग या फिर रोगकारक को कितने भागों में बांटा गया है। देखो डिजीज जो होती है, रोग होती है, जो कितने प्रकार की हो सकती है। मैंने एक नाम लिखवाया था तुम लोगों को, एक लिखवाया था सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, और एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट डिजीज। अब देखो इसका मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, जैसे ब्याज, साधारण ब्याज जैसे बढ़ता है उसी प्रकार इसकी पॉपुलेशन बढ़ती है। कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि जैसे चक्रवर्ती ब्याज बढ़ता है उसी प्रकार से इसकी पॉपुलेशन बढ़ती है। मतलब एक पॉपुलेशन उसकी एक लेवल तक आ जाती है तो उसके बाद में उसका डबल होता है। जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट, जैसे दो में दो जोड़ दिए तो बन गए 4, फिर 4 के साथ में क्या जुड़ेगा, 4 जुड़ेगा। तो ये क्या हो जाता है, जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में जैसे 1 + 1 + 1 कंटिन्यू एक चीज़ जो होती है वो यूनिट जुड़ती रहती है, तो वो सिंपल इंटरेस्ट डिजीज होती है। और सिंपल इंटरेस्ट डिजीज होती है उसको बोलते हैं मोनोसाइक्लिक डिजीज। वो कौन सी होती है, मोनोसाइक्लिक। कंपाउंड इंटरेस्ट होती है, इसको बोलते हैं पॉलीसाइक्लिक डिजीज। मतलब एक ही सीजन के अंदर 2 से अधिक लाइफ साइकिल जो पूरी कर लेते हैं वो होती है पॉलीसाइक्लिक। मोनोसाइक्लिक मतलब एक सीजन के अंदर एक ही लाइफ साइकिल पूरा करने वाला रोग कारक होता है वो या डिजीज होती है, वो होती है मोनोसाइक्लिक। तो ये क्या होता है, गुणन के आधार पे सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट डिजीज। दूसरा नाम होता है इनका मोनोसाइक्लिक और पॉलीसाइक्लिक डिजीज। उसके बाद आता है देखो डिजीज विच टेक सेवरल ईयर्स टू कंप्लीट द लाइफ साइकिल। एक ऐसी बीमारी जो अपना एक लाइफ साइकिल पूरा करने के लिए यानी कि एक जीवन चक्र पूरा करने के लिए बहुत सारे साल लग जाते हैं उसके अंदर, तो उस प्रकार के डिजीज को क्या बोलते हैं अपन, स्पेसिफिक टर्म होता है पॉलीएटिक डिजीज। क्या होती है वो, पॉलीएटिक डिजीज। पॉलीएटिक डिजीज एक अलग है ये सबसे। देखो एक तो होता है मोनोसाइक्लिक, एक पॉलीसाइक्लिक हो गया, एक पॉलीएटिक होता है। इसको क्या बोलते हैं, पॉलीएटिक डिजीज। पॉलीएटिक डिजीज मतलब बहुत सारे साल जब लग जाते हैं एक ही लाइफ साइकिल को, एक जीवन चक्र पूरा करने के लिए बहुत सारे साल निकल जाते हैं, तो उसको बोलते हैं पॉलीएटिक डिजीज। तो ये याद रख लेना इसको। ये 3 टाइप की होती है, जैसे मोनोसाइक्लिक, पॉलीसाइक्लिक और एक पॉलीएटिक। 3 ग्रुप होते हैं डिजीज के। तो ये पॉलीएटिक ग्रुप आ जाता है जिसको बहुत सारे वर्ष लग जाते हैं एक लाइफ साइकिल पूरा करने में। कार्बोफ्यूरॉन इज यूज अगेंस्ट। देखो कार्बोफ्यूरॉन मैंने जो फंजीसाइड अपन ने पढ़ा था तो उसके अंदर 1-2 चीज़ें, अब मैंने आईडीएम लिखवाया था तो उसके अंदर इसका नाम लिखवाया था मैंने। आईडीएम जब क्रॉप का पढ़ा था तो उसमें ये नाम पढ़ा था अपन ने। कार्बोफ्यूरॉन क्या होता है, निमेटिसाइड। क्या होता है ये, निमेटिसाइड होता है। तो निमेटिसाइड है तो ये कार्बोफ्यूरॉन यूज अगेंस्ट निमेटोड। किसके लिए काम में लिया जाता है ये, निमेटोड यानी कि सूत्रकृमि को कंट्रोल करने के लिए क्या लेते हैं अपन, कार्बोफ्यूरॉन का यूज़ करते हैं। ठीक है। अब ये है पेनिसिलिन वाज इन्वेंटेड बाई। पेनिसिलिन किसने खोजा था, ये तो पता ही है सबको। ये क्या होता है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। फ्लेमिंग ने खोजा था। अब ये पेनिसिलिन देखो क्या होता है, एंटीबायोटिक। क्या होता है ये,
एंटीबायोटिक। और एंटीबायोटिक क्या होते हैं? एंटीबायोटिक जो एक जीव से यानी कि एक सूक्ष्म जीव से प्राप्त पदार्थ जो दूसरे सूक्ष्म जीवों को यानी कि हानिकारक जीवों को मारने में काम में ले जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? एंटीबायोटिक। और ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? एंटीबायोसिस। ये क्या कहलाती है? एंटीबायोसिस। एक जीव को दूसरे जीव को मारने को क्या बोलते हैं? एंटीबायोसिस। और ये मैकेनिज्म क्या कहलाता है? एंटागोनिज्म। ये सब चीज़ें अपन ने डिस्कस की थी, तो ये इससे रिलेटेड है। ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोजा था इसको। अब इसके बाद है मेरीगोल्ड यूज एज ए ट्रैप क्रॉप अगेंस्ट। मेरीगोल्ड यानी कि गेंदा, गेंदे की फसल होती है, इसको ट्रैप क्रॉप भी लगाते हैं और इसको इंटर क्रॉप भी लगाते हैं। तो ये किसके लिए काम में लिया जाता है? ये निमेटोड के विरुद्ध में काम में लिया जाता है। किसको कंट्रोल करता है? ये निमेटोड्स यानी कि सूत्रकृमि कंट्रोल करने के लिए गेंदा लगाया जाता है, सूत्रकृमि। ठीक है, तो ये जो होता है एक ट्रैप क्रॉप की तरह काम करता है। ठीक है, तो ये हो गया इसका सही आंसर। अब उसके बाद में देखो इसमें है आयरलैंड फेमाइन। आयरलैंड का अकाल किस वजह से पड़ा था? ये तो बताया था मैंने। सबसे पहली चीज़ अपन ने यही पढ़ी थी, एपिडेमिक के नाम पे क्या पढ़ा था? आयरलैंड का अकाल पड़ा था 1845। देखो इससे रिलेटेड क्वेश्चन इसी में बता दिए इसने। आयरलैंड का अकाल कब हुआ था? एक तो क्वेश्चन ये बन गया 1845। अब इसका कारण क्या था? यहाँ पे क्या आएगा? कोजल ऑर्गेनिज्म। कारण का मतलब ये नहीं था कि यहाँ पे तुम आंसर में लिख दो कि रोग डिजीज थी, पर डिजीज कौन सी थी, बात ये है। ठीक है, तो कोजल ऑर्गेनिज्म आएगा तो किस वजह से था? देखो एक तो अगर डिजीज का नाम पूछे तो डिजीज का नाम लिखेंगे तो अपने क्या था? लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। पोटैटो का जो लेट ब्लाइट डिजीज था वो उसका कारण था, आयरलैंड का अकाल। अब उसका भी कारण क्या था? लेट ब्लाइट किस वजह से हुआ था? फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस ये क्या है? फंगस। क्या है ये? फंगस। और कौन से ग्रुप की है? ऊमाइसीड्स की। और ऊमाइसीड्स में क्या बनता है? ऊस्पोर। और ऊस्पोर क्या होता है? एक फंगस का लैंगिक बीजाणु, सेक्सुअल स्पोर होता है। ये देखो इससे रिलेटेड कुछ भी आ जाए, ये इतनी क्वेश्चन पूछ सकता है इसमें कि फाइटोप्थोरा के अंदर किस प्रकार का, या फाइटोप्थोरा कौन से ग्रुप की है? ऊमाइसीड्स की। और ऊमाइसीड्स में क्या बनते हैं? सेक्सुअल स्पोर, ऊस्पोर। दो क्वेश्चन ये हो गया। और ऊमाइसीड्स यानी कि फाइटोप्थोरा को कंट्रोल करने के लिए कौन सा फंजीसाइड यूज करते हैं? मेटालेक्जिल। यानी कि जिसके अंदर ऊस्पोर बनता है उसको कंट्रोल किससे करते हैं? मेटालेक्जिल। इसके अलावा जो डाउनी मिल्ड्यू फंगस जितनी भी डाउनी मिल्ड्यू फंगस होती है उसमें भी क्या लेते हैं? मेटालेक्जिल। और उन सब में भी क्या बनता है? ऊस्पोर। इसके अलावा एक डैम्पिंग ऑफ डिजीज होती है जो करता है पीथियम, जो डैम्पिंग ऑफ करता है, सीडलिंग ब्लाइट करता है, तो उसका भी, उसमें भी क्या बनता है? ऊस्पोर बनता है। और उसको भी कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं अपन? मेटालेक्जिल यूज करते हैं। ठीक है, तो ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछ लेते, इसके बारे में लिख देना। तो ये दो टाइप हो सकता है इसका, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ब्रैकेट में ये भी लिख देना कि फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस से हुआ था, ये था आयरलैंड का अकाल। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ऊज टेस्ट। ऊज टेस्ट होता है, एक सीधी सी प्रैक्टिस होती है ऊज टेस्ट, लेबोरेटरी प्रैक्टिस होती है, यानी कि एक टेस्ट होता है, उसके अंदर क्या करते हैं, कोई भी जो डिजीज़ का अफेक्टेड पार्ट होता है, जैसे लीफ या टिश्यू है, उसके अंदर बैक्टीरियल कोई स्पॉट है, उसको क्या करते हैं, ब्लेड से बीच में से काट देते हैं, उसको स्लाइड पे रख के ब्लेड से काटते हैं, फिर उसके ऊपर वाटर ऐड करते हैं, 1 या 2 ड्रॉप वाटर ऐड करते हैं। फिर जब उसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो उसके ऊपर स्लाइड में, यानी कि इसके चारों ओर ऐसे क्लाउडी अपीयरेंस होती है, वाइट क्लाउडी अपीयरेंस होती है। तो उस ग्रोथ को, यानी कि उस अपीयरेंस को क्या बोलते हैं, ऊज। उस ग्रोथ को क्या बोलते हैं, ऊज। तो ऊज टेस्ट किसका करेक्टर होता है, बैक्टीरिया का। ऊज टेस्ट किसका करेक्टर होता है, बैक्टीरिया का। तो ये होता है जीवाणु का टेस्ट करने के लिए, किसके लिए, जीवाणु का टेस्ट होता है। बैक्टीरियल डिजीज कंट्रोल, या बैक्टीरियल डिजीज को डायग्नोज करने के लिए ऊज टेस्ट किया जाता है। ब्लास्टिसिडीन देखो, इसको यूज़ किया जाता है राइस की जो ब्लास्ट डिजीज होता है उसको कंट्रोल करने के लिए, राइस के ब्लास्ट डिजीज़ को
कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है ब्लास्टिसिडिन। और ब्लास्टिसिडिन क्या होता है? एंटीबायोटिक। क्या होता है? एंटीबायोटिक। ये अपना थोड़ा सा टॉपिक है एंटीबायोटिक का, ये अपने एक दिन डिस्कस कर लेंगे, उसको पूरा बता दूंगा। उसके अंदर ब्लास्टिसिडिन क्या होता है, एंटीबायोटिक, उसमें सारे ग्रुप जितने भी एंटीबायोटिक है वो अपन पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये क्या है? एक एंटीबायोटिक। इसके अलावा देखो एंटीबायोटिक में बहुत सा ब्लास्टिसिडिन के अलावा और भी होता है। देखो इसके अंदर देखो स्ट्रेप्टोमाइसिन, ठीक है, टेट्रासाइक्लिन, एक ये ब्लास्टिसिडिन हो गया, ओरियोफंजिन, कैसुगामाइसिन, नेस्टालिन। तो ये सब चीज़ें क्या होती है, ये सारे के सारे जो ग्रुप होते हैं किस में आते हैं, ये सारी की सारी एंटीबायोटिक होती है। होता किससे? सारी की सारी बनती किससे है? स्ट्रेप्टोमाइसिस फंगस जो होती है उससे बनता है। ये सारे के सारे एंटीबायोटिक किससे बनते हैं? स्ट्रेप्टोमाइसिस से। किससे बनते हैं? स्ट्रेप्टोमाइसिस स्पीसीज, स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्राइसियस। तो ये फंगस और बैक्टीरिया के करेक्टर वाली जो होता है, ये दोनों का मिक्स होता है, दोनों के बीच की कड़ी होती है। फंगस और बैक्टीरिया दोनों टाइप के करेक्टर होते हैं इसमें। तो ये क्या है? स्ट्रेप्टोमाइसिस फंगस होती है, उससे निकलते हैं सारे के सारे एंटीबायोटिक। जैसे पेनिसिलियम जो था उससे क्या बना था? पेनिसिलिन। तो वही भी फंगस है, तो ये भी फंगस है, इससे सारे के सारे एंटीबायोटिक बनते हैं। वो सारे के सारे प्लांट डिजीज कंट्रोल में काम में लिए जाते हैं। तो ब्लास्टिसिडिन किस में काम आता है? ब्लास्ट का नाम है तो उसी के हिसाब से इसका नाम क्या पड़ गया? ब्लास्टिसिडिन। ये हो गए अपने ब्लैंक्स। अब उसके बाद में देखो इसमें अपने मल्टीपल चॉइस वाले जो है, इसमें सिंपल है, इतना कुछ नहीं है। देखो मेटालेक्सिल फंजीसाइड, अभी मैंने बात की है। मेटालेक्सिल फंजीसाइड इज जनरली यूज्ड अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट में काम में लिया जाता है? इसमें देखो पाउडरी मिल्ड्यू नहीं लिया जाता, रूट रोट इसके अंदर भी नहीं लिया जाता, और एंथ्राकनोज के अंदर भी नहीं लिया जाता। पाउडरी मिल्ड्यू जो होता है इसके लिए लिया जाता है केराथेन, ठीक है, और दूसरा लिया जाता है इसके लिए सल्फर की डस्ट। ये दो फंजीसाइड यानी कि इसमें काम में लिए जाते हैं। क्या क्या? एक सल्फर डस्ट और दूसरा केराथेन। अगर यहाँ पे सीधा ये लिख दे कि केराथीन फंजीसाइड होता है वो पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज कंट्रोल में लिया जाता है, या फिर केराथेन जो फंजीसाइड वो किसके कंट्रोल में लिया जाता है, तो तब तो हो जाता आंसर उसका पाउडरी मिल्ड्यू। रूट रोट है, तो रूट रोट किससे होता है? राइजोक्टोनिया से और फ्यूजेरियम से। तो ऐसी फंगस से होता है। तो इसके लिए क्या होता है? सिस्टेमिक टाइप के फंजीसाइड होते हैं। होता तो मेटालेक्सिल सिस्टेमिक है, लेकिन इसके लिए कैसा कौन सा काम में लिया जाता है अगर पूछ लें तो क्या होता है? कार्बेंडाजिम। क्या होता है? कार्बेंडाजिम को कंसिडर किया जाता है इनके केस में, ठीक है। तो कार्बेंडाजिम कंट्रोल किसके लिए लेते हैं? रूट रोट जैसी डिजीज। और एंथ्राकनोज का जब नाम ले ले तो एंथ्राकनोज में क्या आते हैं? मैंकोजेब। एंथ्राकनोज में क्या आता है? मैंकोजेब और कार्बेंडाजिम, ये दोनों ही आते हैं। तो दोनों में जो भी ऑप्शन होता है, दोनों में से मैंकोजेब है तो मैंकोजेब पहला है और बाद में कार्बेंडाजिम। अगर सिर्फ कार्बेंडाजिम है तो सिर्फ कार्बेंडाजिम कंट्रोल में। तो पीछे क्या बचा? डाउनी मिल्ड्यू। तो डाउनी मिल्ड्यू ऊमाइसीड्स क्लास की होती है। कौन सी क्लास की होती है? ऊमाइसीड्स क्लास की फंगस होती है। और इसके अंदर क्या कौन सा लेते हैं अपन? मेटालेक्सिल। अपन थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, वही चीज़ वापस आ गई। तो मेटालेक्सिल किसके लिए काम में लेते हैं? डाउनी मिल्ड्यू। इसका सही आंसर क्या होगा? डाउनी मिल्ड्यू। अब इसके बाद देखो विच इज़ नॉट ए सिस्टेमिक फंजीसाइड। ये चीज़ मैंने तुम लोगों को फंजीसाइड वाला जो टॉपिक पढ़ रहे थे तो उसमें बताया भी था, इम्पोर्टेंट करके बताया था इसको। सिस्टेमिक ग्रुप का कौन सा नहीं है इसमें से? सिस्टेमिक ग्रुप का फंजीसाइड कौन सा नहीं है? मैंने ग्रुप लिखवाए थे, उसके अंदर सिस्टेमिक और नॉन सिस्टेमिक दो कैटेगरी लिखवाई थी। तो अब इसके अंदर देखो कार्बेंडाजिम मैंने लिखवाया था सिस्टेमिक होता है, विटावेक्स ये भी सिस्टेमिक होता है, हेक्साकेनाजोल ये भी सिस्टेमिक होता है, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या, ये तीन तो क्या हो गए सिस्टेमिक। पीछे क्या बचा? मैंकोजेब। पीछे क्या बचा? मैंकोजेब या फिर मेनेब। तो इसमें मैंने क्या लिखवाया था कि ये जो है वो सल्फर ग्रुप फंजीसाइड है। ये क्या है? सल्फर के ग्रुप के फंजीसाइड है। दूसरा जो कॉपर के ग्रुप के फंजीसाइड है, कॉपर और सल्फर के ग्रुप के जो फंजीसाइड होते हैं वो सारे के सारे क्या हैं?
नॉन सिस्टेमिक। इन दोनों ग्रुप को छोड़ के बाकी के सारे सिस्टेमिक के होते हैं। तो मैंकोजेब आ गया, मेनेब आ गया, जिनेब आ गया, ठीक है, थायरम, जायरम, नेबाम, वेपाम, सीओसी, कॉपर सल्फेट या फिर बोर्डो मिक्सर। तो ये सारे के सारे फंजीसाइड हैं, ये क्या है, नॉन सिस्टेमिक है। इनके अलावा जितना भी कोई भी नाम आ जाए वो सारे के सारे क्या होंगे, सिस्टेमिक। तो सीधा सा चाहे तो इनके नाम याद कर लो, चाहे सिस्टेमिक के याद कर लो। तो ये कम है तो नॉन सिस्टेमिक के याद कर लो, बाकी अपने आप अलग हो जाएंगे, ठीक है। सिस्टेमिक का मतलब देखो, सिस्टेमिक का मतलब मैंने पहले भी बताया था, एक रोग कारक भी सिस्टेमिक हो सकता है, यानी कि डिजीज भी सिस्टेमिक हो सकती है, तभी सिस्टेमिक फंजीसाइड बने। और फंजीसाइड भी सिस्टेमिक कैरेक्टर का होता है। इसका मतलब ये है कि कोई भी केमिकल कंपाउंड या फिर कोई रोग कारक जो पॉइंट ऑफ एंट्री से पौधे के अंदर जिस भाग से एंटर करता है, उस भाग से पूरे पौधे के सिस्टम के अंदर, उसके सारे प्लांट के पार्ट के अंदर जो फैल जाता है, तो उस चीज़ को, उस कैरेक्टर को क्या बोलते हैं अपन, सिस्टेमिक कैरेक्टर। वो चीज़ क्या होती है, सिस्टेमिक कैरेक्टर। और इस नेचर को, पैथोजन को क्या बोलेंगे, सिस्टेमिक नेचर। या फिर इस प्रकार की जो डिजीज होती है वो क्या होती है, सिस्टेमिक प्रकार की, यानी कि सर्वांगी प्रकार की जो बीमारी होती है, तो ये इसको बोलते हैं सिस्टेमिक, ठीक है। उसके बाद है इसमें पेंडेमिक डिजीज़। पेंडेमिक डिजीज मैंने इस सबका देखो, एपिडेमिक क्या होता है, एंडेमिक क्या होता है, स्पोरेडिक क्या होता है, और पेंडेमिक। पेंडेमिक का मतलब क्या होता है, कॉन्टिनेंट के अंदर, कॉन्टिनेंट मतलब एक बड़े क्षेत्र के अंदर, महाद्वीप यानी कि विश्वव्यापी जो होती है उसको क्या बोलते हैं, पेंडेमिक। इसको 3-4 बार बता चुका हूँ, ज़्यादा नहीं देखना इसके बाद, देखो 1 नंबर आंसर आ जाएगा। यानी कि बड़े क्षेत्र के अंदर, महाद्वीपों में या फिर 2 से अधिक देशों में, मतलब एक महाद्वीप है तो उस क्षेत्र के अंदर, यानी कि पूरे महाद्वीप में फैलने वाली जो बीमारी होती है, विश्वव्यापी होती है, उसको क्या बोलेंगे, पेंडेमिक। एंडेमिक भी बताया, और एपिडेमिक। एपिडेमिक तो होता है लार्ज एरिया के अंदर होता है, बहुत सारी पॉपुलेशन को डैमेज करता है। एंडेमिक होता है कोई क्षेत्र विशेष के अंदर लिमिटेड रहती है। स्पोरेडिक होती है जो इरेगुलर इंटरवल से आती है, ठीक है, और कम नुकसान करने वाली होती है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, पेंडेमिक डिजीज। उसके बाद में सोइल सोलराइजेशन इज द मेथड ऑफ सोइल सोलराइजेशन, सोइल स्टरलाइजेशन, सोइल सोलराइजेशन, सोइल स्टरलाइजेशन, हॉट वाटर ट्रीटमेंट, ठीक है, सोलर एनर्जी ट्रीटमेंट। ये सब चीज़ें क्या है, ये मैंने किस में लिखवाए थे तुम लोगों को, फिजिकल मेथड में। किस में, फिजिकल मेथड, ठीक है। तो इसका क्या है, कल्चरल नहीं है, बायोलॉजिकल नहीं है, केमिकल नहीं है। केमिकल यूज़ नहीं करे तो केमिकल नहीं है, बायो एजेंट नहीं है तो बायोलॉजिकल नहीं है, कल्चरल मेथड है नहीं। कल्चरल मेथड में तो क्या था, साइट सिलेक्शन वगैरह, सीड का सिलेक्शन, ऐसी चीज़ें था। तो ये फिजिकल मेथड होता है, क्या होता है ये, फिजिकल हीट। ये चीज़ क्या होती है, ये फिजिकल हीट होती है, ठीक है, भौतिक रूप से अपने जो ऊर्जा होती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, फिजिकल मेथड। सोइल सोलराइजेशन फिजिकली मतलब उस चीज़ को हीट प्रोवाइड करके उसको गर्म करना, जैसे सोलर हीट, उसको डायरेक्ट उसको सोइल को मिलती है, तो उस वजह से क्या होता है, उसके ऊपर पॉलीथीन का कवर लगा देते हैं, तो वो टेम्परेचर क्या होता है, राइज हो जाता है। तो वो कुछ फिजिकल एक्टिविटीज़ की वजह से वो राइज हो रहा है, तो इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, फिजिकल मेथड। मतलब फिजिक उसमें काम आ रहा है, मतलब अपने उसके अंदर कोई प्रैक्टिस कर रहे हैं तो फिजिकली अपने उसको, उसमें कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस को, इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ को अप्लाई कर रहे हैं। उसमें होता है कि सोइल सोलराइजेशन के अंदर होता क्या है, इरिगेटेड फील्ड होता है, उसको पॉलीथीन शीट से कवर कर देते हैं, या फिर उसको पॉलीथीन मल्च बोलते हैं। तो पॉलीथीन कवर से लगा देते हैं, तो उसके अंदर क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ जाता है 45 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक, ठीक है। ज़्यादा ऊपर भी हो सकता है, 54 डिग्री तक भी पहुंच जाता है, 45 से 50 एवरेज जो होता है, इतना टेम्परेचर पहुंच जाता है। तो इस पे क्या होता है, मोस्टली जो फंगल जो स्पोर होते हैं, फंगल स्पोर होते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं। तो ये सोइल बोर्न डिजीज होती है, उसके कंट्रोल में कामयाब होती है। उसके बाद में क्या देखो, प्रिंसिपल मेथड ऑफ कंट्रोलिंग प्लांट डिजीज, प्रिंसिपल मेथड। अब इसके अंदर देखो क्या होता है, प्रिंसिपल, अपने प्लांट डिजीज कंट्रोल के प्रिंसिपल पढ़े थे, तो उसके अंदर कौन कौन से मेथड पढ़े थे, एवॉइडेंस था तो ये भी है, एक्सक्लूजन था तो ये भी है, इरेडिकेशन था तो ये भी है। तो पीछे क्या बच गया, एक ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ अबोव। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर, और इसका आंसर था
2 नंबर। तो ये क्या है, एवॉइडेंस था, एक्सक्लूजन था, इरेडिकेशन था। एवॉइडेंस का मतलब क्या होता है कि होस्ट और पैथोजन के बीच में, होस्ट की ससेप्टिबल स्टेज और पैथोजन की इन्फेक्टिव स्टेज के अंदर ऐसा गैप बना देना, यानी कि दोनों को एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आने देना, यानी कि पौधे को बचा के रखना कांटेक्ट से, तो वो हो जाता है एवॉइडेंस। एक्सक्लूजन क्या होता है, इन्फेक्टेड फील्ड से हेल्दी फील्ड के अंदर कोई भी रोग कारक की एंट्री नहीं होने देना, एक्सक्लूजन कहलाता है, जिसके अंदर क्वारंटाइन आया था। इरेडिकेशन होता है एलिमिनेशन ऑफ पैथोजन, रोग कारक को उसके स्रोत से ही मार देना, यानी कि जहाँ पे पैथोजन दिखा उसको केमिकली यूज करके उसको मार देना, ठीक है। तो वो चीज़ क्या होती है, इरेडिकेशन। तो ये के सारे किस में थे, प्रिंसिपल के अंदर थे। अब इसके बाद में देखो ये है कि आउटब्रेक ऑफ ए डिजीज ओवर ए लार्ज प्लांट पॉपुलेशन इज नाउन एज, कि लार्ज प्लांट पॉपुलेशन यानी कि वाइडली जो होता है, ज़्यादा पॉपुलेशन का जहाँ कहीं भी नाम आ जाए, कि लार्ज प्लांट पॉपुलेशन का जहाँ कहीं भी नाम आ जाए, तो उसका मतलब कौन सी डिजीज होगी, वो एपिडेमिक। कौन सी होगी, एपिडेमिक। एंडेमिक होती है लेकिन वो क्षेत्र विशेष के अंदर रेस्ट्रिक्ट रहती है, यानी कि प्रतिबंधित रहती है, यानी कि क्षेत्र विशेष में लिमिटेड रहती है। स्पोरेडिक जो इरेगुलर इंटरवल से आती है, ठीक है, बहुत कम आती है। और पेंडेमिक जो मैंने बताया था कॉन्टिनेंट में होता है, जहाँ महाद्वीप के अंदर, यानी कि वर्ल्ड वाइड जो होता है, पूरे विश्वव्यापी होता है, तो वो पेंडेमिक हो जाती है। तो इसके बारे में क्वेश्चन पूछते हैं तो इम्पोर्टेंट है। तो ये किस टाइप की डिजीज़ है, एपिडेमिक। डोमेस्टिक क्वारंटाइन एग्जिस्ट ऑन, डोमेस्टिक क्वारंटाइन देखो इंडिया के अंदर क्वारंटाइन रूल स्टार्ट हुए थे 1914 के अंदर, ठीक है। कब स्टार्ट हुए थे, 1914 के अंदर, ठीक है। डिपर डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट पेस्ट एक्ट जो लागू हुआ था 1914 के अंदर, इंडिया के अंदर क्वारंटाइन रूल लागू हुए थे। और इसमें भी क्या देखो, डोमेस्टिक क्वारंटाइन का मतलब ये है कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट के अंदर कोई भी प्लांटिंग मटेरियल जो एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ होती है उसके ट्रांसपोर्टेशन पे लीगल तरीके से रोक लगाना क्या कहलाता है, डोमेस्टिक क्वारंटाइन। तो रेगुलेटरी क्वारंटाइन भी होता है, उसमें क्या होता है, कुछ रूल और रेगुलेशन जो इश्यूड किए जाते हैं गवर्नमेंट के, जिनको फॉलो करके अपन कोई भी एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ को एक जगह से दूसरी जगह पे ली जा सकते हैं, ठीक है। फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट होता है एक, जिसके अंदर क्या होता है, वो सर्टिफाइड कर देती है गवर्नमेंट उसको कि इस प्रोडक्ट को अपन एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, तो वो उसका एक मेथड हो जाता है। तो रेगुलेटरी के अंदर रेगुलेट करना मतलब नियंत्रित तरीके से कमोडिटीज़ को, एग्रीकल्चर का जो कोई भी प्रोपोगेटिंग पदार्थ होता है या मटेरियल होता है उसको एक जगह पे, जैसे सीड ले जाना है या फिर उसका वेजिटेटिव पार्ट हो गया, उसको एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाना है, तो वो एक रूल रेगुलेशन के थ्रू ले जाते हैं, तो उसको बोलते हैं रेगुलेटरी क्वारंटाइन। डोमेस्टिक क्वारंटाइन यानी कि कंप्लीट रेस्ट्रिक्शन रहता है। रेस्ट्रिक्शन मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे अपन कोई एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ को नहीं ले जा सकते। जैसे पोटैटो का ट्रांसपोर्टेशन अपन दार्जिलिंग हिल से एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं ले जा सकते, क्योंकि वहाँ पे वार्ट डिजीज़ का इन्फेक्शन रहता है, तो वो पूरे देश के अंदर हो सकता है। तो वो क्या होता है, जैसे बंची टॉप ऑफ बनाना है, बनाना का बंची टॉप डिजीज है, तो इसके लिए भी क्या लगा हुआ है, डोमेस्टिक क्वारंटाइन। इसके लिए भी क्या लागू किया गया है, डोमेस्टिक क्वारंटाइन। यानी कि जहाँ पे बंची टॉप डिजीज केरला के अंदर जहाँ ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे बंची टॉप डिजीज होने की वजह से वहाँ से अपन कोई भी प्लांटिंग मटेरियल बनाना का देश के दूसरे भाग में अपन ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते। तो डोमेस्टिक क्वारंटाइन देखो किस किस के लगा है, वार्टो पोटैटो, बंची टॉप ऑफ बनाना, ठीक है, और एक पनामा विल्ट। ये जो डिजीज होती है इनके लिए क्या लगा हुआ है, डोमेस्टिक क्वारंटाइन, ठीक है। तो ये हो गया वार्ट डिजीज ऑफ पोटैटो। देखो रेड रोट ऑफ शुगर केन के लिए नहीं है, राइस ब्लास्ट के लिए नहीं है, व्हीट रस्ट के लिए नहीं है, तो वार्ट ऑफ पोटैटोस ये इंपॉर्टेंट है, इसका याद रखना है। अब इसके बाद में क्या है, सोलर हीट ट्रीटमेंट ऑफ सीड इज रिकमेंडेड फॉर कंट्रोल। देखो सोलर एनर्जी ट्रीटमेंट मैंने बताया था कि सोलर एनर्जी जो ट्रीटमेंट था इसके बारे में पूछते हैं। सोलर एनर्जी ट्रीटमेंट किसने दिया था, लूथरा एंड सत्तार। एग्जाम में पूछेंगे इसके बारे में, लूथरा एंड सत्तार ने दिया था, किसके लिए, लूज स्मट ऑफ व्हीट। और लूज स्मट ऑफ व्हीट क्या है, इंटरनली सीड बोर्न डिजीज है। क्या ये, इंटरनली सीड बोर्न। तो सोलर एनर्जी ट्रीटमेंट जो होता है वो क्या होता है, सीड बोर्न डिजीज के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है, बीज जनित जो बीमारियां होती है, सीड बोर्न डिजीज यानी कि बीज जनित बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए क्या किया जाता है, सोलर एनर्जी ट्रीटमेंट। दूसरा हॉट वाटर ट्रीटमेंट, क्या किया जाता है, सोलर एनर्जी और हॉट वाटर
ट्रीटमेंट। अब इसके अंदर देखो हॉट वाटर ट्रीटमेंट में भी क्या बताया था, 50 to 54 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर 30 मिनट के लिए रखते हैं, उसके अंदर गर्म पानी के अंदर भिगो के रखते हैं सीड को। तो उसमें क्या होता है, उसके अंदर जो सोइल सीड के अंदर जो इन्फेक्शन होता है वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, जो हॉट वाटर ट्रीटमेंट था ये किसने दिया था, जैनसन ने। और सोलर एनर्जी किसने दिया था, लूथरा एंड सत्तार ने। सीड बोर्न डिजीज के लिए स्पेशली लूज मट ऑफ वीट के लिए, यानी कि धूप में सुखा देते हैं बीज को, तो वो अपने आप थोड़ा टाइम जैसे 24 घंटे उसको रख देते हैं, तो 24 घंटे उसको धूप लगेगी, तो उसके बाद में उसको कलेक्ट कर लेते हैं या फिर उसका कोई केमिकल ट्रीटमेंट करके उसकी सोइंग कर देते हैं। तो ये इसका सिंपल सा मेथड था। तो सोलर एनर्जी ट्रीटमेंट किसके लिए करते हैं, लूज मट ऑफ वीट। फॉल्स मट ऑफ पैडी नहीं है, ग्रेन्स मट ऑफ सोरगम नहीं है, डाउनी मिल्ड्यू का तो है ही नहीं। तो लूज मट ऑफ वीट यानी कि सीड बोर्न डिजीज है, ये इंटरनली सीड बोर्न डिजीज है, इसके बारे में भी पूछ सकता है, तो ये ध्यान में रखना। अब इसके बाद में जैसे मोस्ट वाइडली यूज्ड फंजीसाइड फॉर स्मट, स्मट फंगस के लिए कौन सा फंजीसाइड होता है जो वाइडली यूज़ किया जाता है। देखो अब तक के लिए जो है वो तो है वीटावेक्स, जिसका नाम चल रहा है वो तो है वीटावेक्स। न्यू ग्रुप के फंजीसाइड है वो अलग बात है, लेकिन अभी तक तुम्हारे एग्जाम से रिलेटेड या अपने बुक से रिलेटेड जो पूछा है तो वो क्या है, वीटावेक्स। वीटावेक्स क्या है, देखो वीटावेक्स ग्रुप है कार्बोक्सिन का, वीटावेक्स ग्रुप है किसका, कार्बोक्सिन। और कार्बोक्सिन था जो वर्ल्ड का फर्स्ट सिस्टेमिक फंजीसाइड था। कार्बोक्सिन क्या था, वर्ल्ड का फर्स्ट सिस्टेमिक, प्रथम सिस्टेमिक जो फंजीसाइड था वो क्या था, कार्बोक्सिन, या फिर जिसका नाम अभी है वीटावेक्स, जो कॉमर्शियल नाम होता है। तो इसके अंदर क्या होता है, कार्बोक्सिन होता है। तो ये कार्बोक्सिन ग्रुप है, पहला विश्व का सबसे पहला सिस्टेमिक फंजीसाइड था। खोजा किसने था, सेमलिंग एंड कुल्का, सेमलिंग एंड कुल्का। इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है कि विश्व का सबसे पहला सिस्टेमिक फंजीसाइड ग्रुप यानी कि सिस्टेमिक ग्रुप कौन सा था, तो वो था कार्बोक्सिन, सेमलिंग एंड कुल्का ने खोजा था, ठीक है। और जिसका अभी यूज़ करते हैं किसमें, स्मट डिजीज कंट्रोल के लिए, सिस्टेमिक टाइप का है, और ये सीड बोर्न डिजीज में सीड ट्रीटमेंट में काम में लिया जाता है। अब इसके बाद में इंडियन स्टेम रस्ट रूल आर फॉर्मुलेटेड बाई, देखो इंडियन स्टेम रस्ट रूल, ये मतलब क्या है इस क्वेश्चन का। देखो स्टेम रस्ट रूल तुम्हारे अब समझ में नहीं आ रहा होगा क्या है, कि स्टेम रस्ट रूल है क्या। देखो इंडिया के अंदर क्या होता है, स्टेम रस्ट किसकी बात हो रही है यहाँ पे, वीट की। स्टेम रस्ट किस में होता है, वीट की। और वीट के अंदर स्टेम रस्ट होती है, उसका नाम होता है, दूसरा नाम ब्लैक रस्ट। और ब्लैक रस्ट होता किससे है, पक्सीनिया से। किससे होता है, पक्सीनिया, पक्सीनिया फंगस होती है ना उससे, ठीक है। इसका पूरा नाम होता है पक्सीनिया ग्रेमिनिस ट्रिटिसाई, पक्सीनिया ग्रेमिनिस ट्रिटिसाई। तो ये जो फंगस होती है, अब देखो ये जो ब्लैक रस्ट है ये कहाँ ज़्यादा होती है, साउथ के अंदर। कहाँ होती है, साउथ इंडिया के अंदर ज़्यादा होती है। अपने नॉर्थ इंडिया के अंदर येलो रस्ट ज़्यादा होती है, जिसको स्ट्राइप रस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो साउथ के अंदर जो होती है वो होती है ब्लैक रस्ट। तो ब्लैक रस्ट या स्टेम रस्ट के लिए अब देखो इसके अंदर एक चीज़ देखो, अब इसमें नागराजन, ये जो नाम है किससे रिलेटेड है, देखो ये ऐसे लग रहा है जैसे साउथ इंडियन का जो नाम होता है वो इसी टाइप का होता है। तो नागराजन जो था, और सिंह RS, ये देखो साउथ इंडियन नाम नहीं लग रहा अपने को, ठीक है। चौहान और सिंह ये अपने नॉर्थ इंडिया टाइप का नाम हो गया, तो ये नहीं है। तो दूसरा ये केसी मेहता का नाम है, ये भी देखो इसके अंदर साउथ इंडिया का नाम नहीं लग रहा। तो एक ही चीज़ है, साउथ इंडिया के अंदर होती है, तो वहाँ का रिसर्च करने वाला भी कौन होगा, देखो सीधा इसका नाम नागराजन। जैसे जहाँ की डिजीज़ वहाँ पे उसको खोजने वाला। तो रूल किसने बनाया था, नागराजन ने बनाया था। तो ये सीधा सा इसका ट्रिक है याद करने का, सिंपल था, ठीक है। अब देखो इसके अंदर केसी मेहता का नाम है। केसी मेहता कौन था, केसी मेहता था जिसने सीरियल रस्ट जो होती है उसका लाइफ साइकिल इसने डिस्क्राइब किया था। सीरियल रस्ट का जो लाइफ साइकिल होता है उसके बारे में किसने बताया था, केसी मेहता ने, ठीक है। तो इसने सीरियल रस्ट का जो लाइफ साइकिल होता है उसके बारे में बताया था केसी मेहता ने, ठीक है। RS सिंह और चौहान है, इसने रिसर्च, इसका देखो अब RS सिंह और चौहान की बुक आती है प्लांट डिजीज, फील्ड क्रॉप डिजीज, तो इसका राइटर भी है RS सिंह, जो ऐसी बुक का राइटर है, ठीक है। नागराजन था, इसने स्टेम रस्ट रूल दिया था। स्टेम रस्ट रूल के अंदर होता क्या है, देखो
स्टेम रस्ट रूल ऐसा था, मैंने जब अपन ने एक टॉपिक पढ़ा था प्लांट डिजीज फोरकास्टिंग, जैसे एप्पल जो हिमाचल वाला क्षेत्र है वहाँ पे एप्पल जैसी क्रॉप होती है, तो वहाँ पे जो एप्पल स्कैब डिजीज होती है तो उसकी फोरकास्टिंग करते हैं। तो उसी प्रकार से साउथ इंडिया के अंदर ब्लैक रस्ट या स्टेम रस्ट की एक फोरकास्टिंग करते हैं। तो उसमें इन्होंने कुछ रूल बना दिए, उसके अंदर कुछ रूल बना दिए, मतलब 10 डिग्री से नीचे टेम्परेचर रह रहा है लगातार 8 घंटे से ज़्यादा, 10 डिग्री से नीचे टेम्परेचर रह रहा है, या फिर 10 डिग्री के आसपास रह रहा है, तो इस चीज़ को क्या बोलते हैं, ह्यूमिडिटी रह रही है, लीफ की वेटनेस रह रही है, तो वो टेम्परेट रीजन जो बन जाता है अपने आप, जो कंडीशन बनती है, तो वो क्या करती है, डिजीज़ को फेवर करती है, क्या करती है, उसके लिए अनुकूल कंडीशन होती है। तो उसके बेस पे उन्होंने स्टेम रस्ट रूल बना दिए थे, यानी कि 4-5 उसने रूल दिए थे कि अगर ऐसी सिचुएशन है कि लगातार 1 वीक के अंदर यानी कि इतने डिग्री से कम टेम्परेचर रह रहा है, उसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी इतनी रह रही है, उस क्षेत्र के अंदर इनोकुलम इतना लग रहा है और सोइल के अंदर इनोकुलम इतना लग रहा है, तो ये चीज़ें क्या थी, इसने रूल बना दिया। अगर ऐसी कंडीशन होती है तो उसका मतलब ये हो गया कि आने वाले टाइम में अपन वीट की सोइंग करेंगे तो उसके अंदर स्टेम रस्ट का आना बिल्कुल स्वाभाविक है, यानी कि परफेक्ट है, यानी कि आएगी वो 100% श्योरिटी हो जाती है। तो वो क्या था, एक स्टेम रस्ट रूल बना दिया। वो किसने बनाया, नागराजन, यानी कि एक फोरकास्टिंग करने का एक तरीका है, यानी कि एक फोरकास्टिंग का एक क्या हो गया, मेथड हो गया। तो ये हो गया इसका आंसर, क्या होगा, नागराजन। तो ये इसके बारे में और भी क्या पूछ सकता है, ब्लैक रस्ट का पैथोजन पूछ सकता है, वो याद होना चाहिए। सीरियल रस्ट का लाइफ साइकिल किसने दिया था, कैसी मेहता ने, ये याद होना चाहिए। और कार्बोक्सिन जो फंजीसाइड है, ये भी इसका एक्स्ट्रा क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। उसके बाद आता है अपने ट्रू फॉल्स का, तो ये अपने करेंगे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस, ट्रू फॉल्स, और इसका बी पार्ट अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।